हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। प्री क्योर में आज हम पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस से रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर डालते हैं नज़र। तो पहला टॉपिक है सीक्रेसी ऑफ बैलेट। ये जो केस है कैसे बिल्डअप हुआ हम इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया था, 2018 का केस था ये, कि ज़िला पंचायत की जो नो कॉन्फिडेंस वोटिंग हो रही थी एंड उसमें जो पंचायत मेंबर्स थे, हाई कोर्ट का ये कहना था कि उन्होंने वायलेट किया है द रूल ऑफ सीक्रेसी ऑफ बैलेट। वो कैसे किया, उन्होंने हाई कोर्ट ने बोला बेस्ड ऑन द सीसीटीवी फुटेज कि जो लोग वोटिंग कर रहे थे उन्होंने अपने बैलेट पेपर्स को डिस्प्ले किया, उन्होंने रिवील किया कि उन्होंने किसको वोट डाली है। एंड इसीलिए जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने जो अपना डिसीजन दिया उनके अकॉर्डिंग ये ब्रीच ऑफ सीक्रेसी ऑफ बैलेट था, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के अगेंस्ट अपना वर्डिक्ट दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो सीक्रेसी ऑफ बैलेट है वो कॉर्नरस्टोन है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का, लेकिन जो इंडिविजुअल है उसकी मर्ज़ी है, अगर वो बताना चाहे तो वो बता सकता है। उस इंडिविजुअल को, उस वोटर को कोई कोर्स नहीं कर सकता कि आप हमें बताओ कि आपने किसको वोट डाला है। लेकिन अगर वो इंडिविजुअल वॉलंटरीली चाहे तो वो इंडिविजुअल बता सकता है कि उसने किसको वोट डाला है एंड इसको सीक्रेसी ऑफ बैलेट की जो ब्रीच है वो नहीं माना जाएगा, ठीक है जी। सो द चॉइस ऑफ वोटर शुड बी फ्री एंड द सीक्रेट बैलेट इन अ सिस्टम इन अ डेमोक्रेसी इंश्योर्स द सीक्रेसी ऑफ बैलेट। बट जो प्रिंसिपल है और सीक्रेसी ऑफ बैलेट, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉस्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। तो इसको एक पिलर माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को अगर हमने इंश्योर करना है। जैसे मेयरली कंडक्टिंग इलेक्शंस, उसको हम नहीं बोल सकते कि भाई ये डेमोक्रेसी इज़ इन इट्स फॉर्म एंड स्टेट। क्योंकि जैसे जो इलेक्शंस हैं वो तो आपके चाइना में भी हो रहे हैं, इलेक्शंस आपके नॉर्थ कोरिया में भी हो रहे हैं, है ना। लेकिन उन इलेक्शंस में हो क्या रहा है कि एक ही जो पार्टी है वो कंटेस्ट कर रही है, एक ही उसका कैंडिडेट है। तो अगर आप चाहते भी हैं किसी और को वोट पाना, आप डाल ही नहीं सकते किसी और को वोट, है ना। क्योंकि एक ही इंसान है जिसको आपको इलेक्ट करना है। तो इसीलिए अब सीक्रेसी ऑफ बैलेट इलेक्शंस का एक और इंश्योर करने का, आप बोल सकते हो डेमोक्रेसी को इंश्योर करने का एक तरीका है, जिसके थ्रू आप इंडिविजुअल की जो प्राइवेसी है या उसकी चॉइस है उसको इस हद तक रिस्पेक्ट कर रहे हो कि आप इंडिविजुअल से पूछ नहीं रहे या आपके पास कोई लीगल ग्राउंड नहीं है जिससे आप उसको पूछ सकें। तो इसके लिए हमारे जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसमें सेक्शन 94 भी है। सेक्शन 94 क्या कहता है कि जो वोटर है उसके पास ये प्रिविलेज है कि वो अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन कर सकता है अपनी चॉइस की, किसको उसने वोट डाला है, ठीक है। बट जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये अगर वो वॉलंटरीली चाहे कि बताना लोगों को डिस्क्लोजर के बारे में या डिस्क्लोज करना चाहे तो वो बता सकता है, बट उसको कोई कोर्स करके ये पूछ नहीं सकता कि भाई आप हमें बताओ, ठीक है। तो इसको वो सीक्रेसी ऑफ बैलेट में ही सुप्रीम कोर्ट वैलिड मान रहा है इस चीज़ को, ठीक है जी। तो ये कुछ उस केस के बारे में था। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोज़गार जो अभियान है इसके बारे में जानते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली ही जून 2020 में ही इस एम्प्लॉयमेंट स्कीम को लॉन्च किया है। ये एम्प्लॉयमेंट स्कीम है आपके माइग्रेंट वर्कर्स से रिलेटेड। जैसे आपने विटनेस किया लॉकडाउन के डेज़ में कितनी ज़्यादा जो डेली वेज अर्नर्स थे, दे माइग्रेटेड बैक टू देयर होम प्लेसेस, वापस अपने जो सिटी से चलकर अपने गाँव में पहुँच गए हैं सभी लोग। तो इससे क्या हुआ है कि अब जो सिटीज़ हैं, जो रूरल एरियाज़ हैं उनमें जो रूरल एरियाज़ है सिटीज़ से वहाँ पर इतने लोग चले गए तो वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ गई है। बट अब हो क्या गया है कि उनके पास पैरेलली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर नहीं है या उस लेवल की नहीं है जो वो सिटीज़ में पीछे छोड़ कर आए हैं। तो अब प्राइम मिनिस्टर इस स्कीम से क्या चाह रहे हैं कि जो डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ हैं रूरल एरियाज़ में उनको बूस्ट किया जाए ताकि वो लोगों को वहाँ पर अपनी जो रोज़गार की समस्या ना आए। तो प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि द टैलेंट हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम द सिटीज़ ड्यूरिंग लॉकडाउन एंड those whose labor and skills were behind the rapid growth of the cities will now boost the development of villages। तो यही प्राइम मिनिस्टर की जो सोच है इसके पीछे यही है कि जिस टैलेंट की बदौलत जो सिटीज़ हैं वो इतनी तरक्की कर रही थी, तो अब क्योंकि वो टैलेंट ही विलेजेस में या रूरल एरियाज़ में चला गया है तो अब उस टैलेंट को वहाँ पर हम यूज़ करते हैं, इस पैंडेमिक को हम एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं एंड जो विलेजेस हैं उनकी डेवलपमेंट को बूस्ट करते हैं। तो अगर वैसे एक फ़न फैक्ट भी आपके लिए कि जो पॉपुलेशन है हमारे विलेजेस की इंडिया में, इट इज़ मोर देन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ यूएसए, रशिया, ऑस्ट्रेलिया टेकन टुगेदर। तो अगेन
एक वियर्ड बात है, लेकिन है तो सच है कि इतने लोग वहाँ पर विलेजेस में रह रहे हैं। एंड आप वो भी देखिए कि जो केसेस हैं कैसे वहाँ हमें रूरल एरियाज़ में, विलेजेस में इतना अपसर्ज नहीं दिख रहा केसेस में जितना हम सिटीज़ में विटनेस कर रहे हैं। तो ये भी एक कमेंडेबल बात है कि विलेजेस में अब जब टेस्टिंग होगी तो मे बी ग्रेटर रियलिटीज़ हमें तब पता चलेंगी, लेकिन प्रेजेंटली अगर हम देखें तो विलेजेस में या जो आपके रूरल एरियाज़ हैं उनमें इतना ज़्यादा अपसर्ज नहीं है केसेस का। तो ये भी एक कॉन्ग्रेचुलेट करने वाली बात है हमारे विलेजेस को कि उन्होंने फिर भी जो इतिहाद है उसको बरता है। ठीक है जी। तो इस अभियान में या इस कैंपेन में क्या होगा, मिशन मोड में 116 डिस्ट्रिक्ट्स हैं 6 स्टेट्स के। वो स्टेट्स कौन सी हैं? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड एंड उड़ीसा। तो इन 116 डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस रखा जाएगा जो ये डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं उनसे रिलेटेड। एंड यहीं पर हैं ये जो 6 स्टेट्स हैं, यही वो मेजर स्टेट्स हैं जहाँ पर मैक्सिमम माइग्रेंट वर्कर्स वापस लौटे हैं। ठीक है। एंड 27 जो आपके एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो भी इन 116 डिस्ट्रिक्ट्स का पार्ट है। दोस्तों आपको मुझे कमेंट्स में बताना है प्लीज़ कि 27 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स या बेसिकली जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स वाली स्कीम है वो कौन सी मेजर एक स्कीम का पार्ट है, या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हम किससे रिलेटेड, कौन सी स्कीम से रिलेटेड पढ़ते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। की पॉइंट्स अगर हम जानें इस कैंपेन के, सो इट इज़ फॉर द श्रमिक वर्कर्स हु रिटर्न फॉर द विलेजेस ड्यूरिंग द लॉकडाउन। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि माइग्रेंट वर्कर्स के लिए स्कीम है। 125 दिन का ये कैंपेन होगा जिसमें मिशन मोड में जो इम्प्लीमेंटेशन होगी 25 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स की। तो ये जो वर्क्स हैं कौन कौन से हैं, जैसे आपकी रूरल हाउसिंग हो गई, वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स हो गए, या आपकी रोड डेवलपमेंट, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट हो गई, ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन हो गया, है ना, एंड मॉडर्न फैसिलिटीज़। सो मॉडर्न फैसिलिटीज़ में मेजरली क्या चीज़ इसमें इसके दायरे में आ रही है, जैसे आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी है, फाइबर कनेक्टिविटी। तो विलेजेस को उस लेवल तक डेवलप करने का हम ये एक अपॉर्चुनिटिस्ट जो प्लान है वो बना चुके हैं। एंड जो माइग्रेंट वर्कर है who is engaged in every type of profession will get work in this campaign। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेजन्स को या जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उन्हीं को जो ये स्कीम का बेनिफिट मिलेगा, सभी टाइप ऑफ प्रोफेशंस को इसमें कवर किया गया है। एंड इनफैक्ट स्किल मैपिंग की जाएगी वर्कर्स की। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़ और क्या है, विमेन के लिए भी स्पेशल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ लिंकेज करने का भी एक प्रावधान है। तो जो ओवरऑल हम अगर देखें तो जो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स हैं, 25 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स, ये जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे एंड साथ ही साथ आपका रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट कर देंगे। तो जो गवर्नमेंट का अंदाज़ा है कि इससे कुछ हमारा 50,000 करोड़ रुपीज़ का जो एनवेलप है या जो रिसोर्स जनरेट होगा, तो इस लेवल की यूटिलाइजेशन हमने करनी है इसमें। अगला हमारे पास है संसद आदर्श ग्राम योजना। तो इसका भी जिक्र आया था लास्ट वीक न्यूज़ में, तो इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। 2014 अक्टूबर में इस प्रोजेक्ट को, विलेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, अंडर विच हर एमपी जो है आपका वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा एक गांव को इंस्टीट्यूशनली एंड फिज़िकली डेवलप करने का। तो पहले एक गांव था, उसके बाद 2019 तक उनको 3 विलेजेस डेवलप करने थे। एंड अगर आप 2024 तक देखें तो वी हैव 5 विलेजेस इन टोटल। तो जैसे जो स्कीम थी, पहले 3 विलेजेस जो हैं 2019 तक डेवलप किए जाएंगे, एंड जो पहला विलेज था वो 2016 तक डेवलप करना था। तो अगर हम थोड़ी इसकी टाइमलाइन बनाएं, 2016 तक आप एक विलेज को डेवलप कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आपका है 2019, इसके तक आपके 2 यहाँ तक हो जाने चाहिए, यानी टोटल यहाँ पर 3 हो जाने चाहिए। उसके बाद आपका है 2024, तो यहाँ तक आपके 5 विलेजेस इन टोटल डेवलप हो जाने चाहिए थे। तो इसमें जैसे कुछ चीज़ें थी, मान लीजिए 2019 में इलेक्शंस हुए, तो कुछ आपके विलेजेस जो पहले वाले एमपी ने जो दोबारा इलेक्ट नहीं होकर आए, तो उन्होंने कुछ एक विलेज का डेवलपमेंट का काम उठाया होगा ना, तो उसको भी उन्होंने पूरा करना है। तो दैट इज़ वाई ये जो कंडीशन है ये आई कि 2019 तक जो 3 विलेजेस थे वो डेवलप होने चाहिए थे। एंड मान लीजिए नहीं हुआ तो 2024 तक जो नया एमपी है उसको उसकी भी डेवलपमेंट जो पहले वाले एमपी ने इंश्योर किया था उसको भी उन्होंने डेवलप करवाना है। सो बियॉन्ड मेयर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसमें हम जो सोसाइटल कल्चरल वैल्यूज़ हैं उनको भी डेवलप करने की बात कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें, जो होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रही है इस प्रोग्राम के तहत, जैसे पर्सनल डेवलपमेंट में क्या है, पर्सनल वैल्यूज़, क्लीनलीनेस और आपकी कल्चरल हेरिटेज, बिहेवियरल चेंज, ठीक है। उसके बाद आपके ह्यूमन वैल्यूज़ हैं जैसे एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, सोशल सिक्योरिटी। देन वी हैव द सोशल
सोशल वंस, वॉलंटियरिज्म, सोशल जस्टिस, गुड गवर्नेंस, है ना। तो ये सभी चीज़ें जो हैं इंक्लूडिंग द इकोनॉमिक वंस जैसे लाइवलीहुड जनरेशन, है ना, स्किल्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन, बेसिक एमेनिटीज़, तो ये सब जो चीज़ें हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए आपकी जो संसद आदर्श ग्राम योजना है उसमें ये सब चीज़ें कवर्ड हैं। तो आगे देखते हैं इसमें। अब हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि किस ग्राम को आदर्श ग्राम चूज़ किया जाए। तो पॉपुलेशन जो है उस विलेज की प्लेन्स में 3000 से 5000 के अराउंड होनी चाहिए एंड हिली एंड डिफ़िकल्ट टेरेन में 1000 से 3000 तक होनी चाहिए। उसके बाद जो एमपी है, एमपी के पास आज़ादी है, वो किसी भी ग्राम पंचायत को आइडेंटिफाई करके जो ये क्राइटेरिया मीट कर रही हो उसको सिलेक्ट कर सकता है, बट वो अपनी जो खुद की विलेज है या अपने जो स्पाउस की विलेज है उनको चूज़ नहीं कर सकती। लोकसभा एमपीज़ के लिए जो क्राइटेरिया क्या है कि दे हैव टू चूज़ अ ग्राम पंचायत जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आती है। जो राज्यसभा एमपी हैं वो अपनी स्टेट से जो रूरल एरिया है वहाँ उसको चूज़ करेंगे। नेक्स्ट अगर हम नॉमिनेटेड एमपीज़ की बात करें तो नॉमिनेटेड एमपी जो है कहीं से भी पूरी कंट्री में कहीं भी जो रूरल एरिया है उसको चूज़ कर सकते हैं। एंड जो हमारे अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के एमपीज़ हैं वो उनके पास क्या चॉइस है कि वो नियर बाय जो रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें से एक जो विलेज है उनको या ग्राम पंचायत है टेक्निकली उसको चूज़ करना है। ठीक है जी, तो ये कुछ क्राइटेरिया था इससे रिलेटेड। एंड ये चीज़ मैं वो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जैसे जो 2019 में इलेक्शंस हुए तो जो ऑलरेडी सिलेक्टेड ग्राम पंचायत थी उसका काम रुकेगा नहीं, वो भी चलता रहेगा। इसीलिए 2024 तक हम 5 जो आदर्श ग्राम है वो बना रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यूएसए के सैंक्शंस की बात करते हैं ऑन द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या है, यूएसए के सैंक्शंस क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। सो डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली ही इनफैक्ट 2 दिन पहले की ये न्यूज़ है, अपने सैंक्शंस ऑथराइज़ कर दिए हैं अगेंस्ट द आईसीसी ऑफिशियल्स। एंड ये जो सैंक्शंस हैं किस लेवल के हैं, दे आर द प्यूनिटिव स्ट्रिक्ट प्यूनिटिव मेजर्स जो यूएसए लेता है अगेंस्ट द टेरर ग्रुप्स एंड जो उनके जो लोग एक्यूज्ड हैं ऑफ द ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। तो इस लेवल के आप समझ लीजिए कि जो स्ट्रेंजेस्ट सैंक्शंस हैं वो उन्होंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऑफिशियल्स के ऊपर लगा दिए हैं। तो अगर हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री देखें कि चक्कर क्या है, पूरा माजरा क्या है। सो 2018 में यूएसए ने बोल दिया कि भाई हम इसके बाद जो आईसीसी है उसकी वैधता को नहीं मानते। एंड यूएसए ऑल्दो यूएसए पहले भी इसके उसमें नहीं आता था, इसके आप बोल लीजिए इसके दायरे में नहीं आता था, जुरिस्डिक्शन में नहीं था, क्योंकि यूएसए ने जो रोम स्टैट्यूट है उसको साइन नहीं किया हुआ। लेकिन फिर भी यूएसए इसके साथ ऑल्दो कभी कभी ऑब्लाइज करता रहता था फ्रॉम टाइम टू टाइम, केस टू केस बेसिस पर। लेकिन अब 2018 में यूएसए ने सीधे तौर पर बोल दिया कि हम इनके साथ कोई भी कॉपरेशन नहीं कर रहे, प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद। इसके बाद 2019 में एक प्रोसिक्यूटर हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ही, उन्होंने एक अपील दायर की वहाँ पर कि जो यूएसए के ऑफिशियल्स या जो मिलिट्री पर्सनल हैं उनके द्वारा जो भी अफ़गानिस्तान में एक्सेसेस की गई हैं, जो वॉर अगेंस्ट टेरर में के तहत जो भी कुछ एक्सेसेस हुई हैं अगेंस्ट द अफ़गान लोकल्स एंड जो सिविलियंस के ऊपर, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उनके ऊपर आप रिसर्च करके एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी वगैरह बनाकर आप जो सर्च कीजिए कि क्या किस लेवल तक की जो वायलेशंस हैं वो हुई हैं, ह्यूमन राइट वायलेशंस। तो इस चीज़ को यूएसए को इस चीज़ ने और ज़्यादा अर्क कर दिया। एंड इसके बाद यूएसए ने क्या किया कि जो वो वकील साहब थे उनके ऊपर भी सैंक्शंस लगा दिए एंड उनका यूएसए का वीज़ा वगैरह वो कर दिया कि अब आप हमारी कंट्री में कभी नहीं आ सकते। एंड उसके बाद लेकिन जो आईसीसी के जजेस थे उन्होंने इस चीज़ को अगेन एक शो ऑफ स्ट्रेंथ, शो ऑफ पावर माना। तो उन्होंने क्या किया कि उन वकील साहब की इस दलील को पास कर दिया एंड उन्होंने इनफैक्ट एक कमेटी बना दी कि जो ये काम करेगी, जो सर्च करेगी कि क्या क्या एक्सेसेस हुए हैं एंड इनफैक्ट उन ऑफिशियल्स के बारे में भी पूरा बताएगी कि कौन सा ऑफिशियल कहाँ पर इन्वॉल्व था, यूएसए का ऑफिशियल। ठीक है जी। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अगेंस्ट यूएसए ने और ज़्यादा कड़ा रुख लिया एंड जो भी जजेस इन्वॉल्व थे उनके ऊपर भी वही सैंक्शंस लगा दी। एंड इनफैक्ट यूएसए ने यहाँ तक डिक्लेयर कर दिया कि अगर कोई भी इंसान, इंडिविजुअल या कोई फर्म लगा लीजिए आप, जो भी इस काम में हेल्प करेगा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की, उनके ऊपर भी यूएसए वैसी ही सैंक्शंस लगाएगा। तो ये पूरी इसकी छोटी सी हिस्ट्री है। ठीक है, तो अब हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में भी जानते हैं। 1998 में रोम स्टैट्यूट के थ्रू बनाया गया था एंड ये एक परमानेंट जुडिशियल बॉडी है, द हेग, नेदरलैंड्स में लोकेटेड है। एंड 2002 से
फंक्शन करना स्टार्ट किया है। बनाई 1998 में गई थी, 2002 में जब इसका जो स्टैच्यूट है वो सभी जो मेंबर कंट्रीज थे जितने रिक्वायर्ड थे मिनिमम, उन्होंने जब सैंक्शंस दे दिए अपने, साइन कर दिया, तो उसके बाद 2002 से इट स्टार्टेड वर्किंग। एंड 123 के अराउंड इसके मेंबर्स हैं, ठीक है जी। एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज द कोर्ट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट टू प्रोसिक्यूट ऑफेंसेस विच अदरवाइज माइट गो अनपनिश्ड। जैसे 4 मेन क्राइम्स हैं जो इनके जुरिस्डिक्शन में आते हैं, जैसे जीनोसाइड है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स एंड क्राइम ऑफ एग्रेशन। तो जैसे ये इंडिविजुअल से रिलेटेड जो केसेस हैं उनको हैंडल करता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ऑल्दो ये यूनाइटेड नेशंस की बॉडी नहीं है। जैसे हम आगे देखते हैं 123 मेंबर स्टेट्स हैं जो इसकी पार्टी स्टेट्स हैं, जो रोम स्टैच्यूट को जिन्होंने रेक्टिफाई किया है। उसके बाद यूएसए, चाइना, रशिया एंड इंडिया, इन्होंने इस रोम स्टैच्यूट को साइन नहीं किया हुआ, ठीक है जी। तो दैट इज़ वाई वी आर नॉट पार्टी टू इट। बट यूएसए क्या करता था, यूएसए यूज्ड टू ऑब्लाइज विद देम, यूएसए उनके साथ कोऑपरेट ज़रूर कर रहा था इससे पहले। उसके बाद अनलाइक द इंटरनेशनल क्रिमिनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जो यूनाइटेड नेशंस का एक ऑर्गन है अमंग द 6 मेन ऑर्गन्स, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है वो यूनाइटेड नेशन सिस्टम का पार्ट नहीं है। आईसीजे क्या करता है, जो डिस्प्यूट बिटवीन नेशंस हैं उनको हैंडल करता है। जैसे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो कुलभूषण जाधव वाला केस था, तो दैट वाज केस बिटवीन 2 कंट्रीज़ है ना, तो इसीलिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उसको सुना गया। लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या करता है, ये इंडिविजुअल्स से रिलेटेड है एंड इंडिविजुअल की प्रोसिक्यूशन के ऊपर काम करता है, ठीक है जी। सो इट्स अथॉरिटी इज़ एक्सटेंडेड टू ऑफेंसेस जो कमिटेड हैं इन अ मेंबर स्टेट बाय अ नेशनल ऑफ सच अ स्टेट। तो इसलिए जो मेंबर स्टेट्स हैं अगर उनमें कोई ऐसी दिक्कत है तो जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पास जो केस है वो जाता है। तो अब लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का एक क्रिटिसिज्म भी है। क्रिटिसिज्म क्या है कि इट इज़ क्रिटिसाइज फॉर नॉट परसिंग इन्वेस्टिगेशन इन द वेस्टर्न कंट्रीज़ की। वो कह रहे हैं कि आपके पास वही वेस्ट बायस आप भी फॉलो कर रहे हो। वेस्टर्न कंट्रीज़ में जैसे अफ्रीका का एग्जाम्पल है हमारे पास कि जो अफ्रीकन ट्रायल्स में गिल्टी थे 4 लोग, वो वेस्टर्न कंट्री से थे, तो आपने वहाँ पर तो कोई भी आगे फॉलोअप नहीं किया। लेकिन जब भी कोई जो प्रॉब्लम है वो ईस्टर्न कंट्रीज़ में होती है तो उस टाइम पर आप अपने आप को ऐसे पूरा बलवान और न्यायमूर्ति दिखाते हो, ठीक है जी। एंड मोर ओवर जो इसकी वर्किंग है उसको भी इनएफिशिएंट माना जा रहा है। लेकिन अब करें क्या कि अब जब वेस्टर्न कंट्रीज़ के अगेंस्ट कुछ करने लगते हैं तो देन वेस्टर्न कंट्रीज़ आर सो पावरफुल कि उसको दे जस्ट निप इट इन द बड, ठीक है। अब अगर हम प्रेजेंटली देखें तो जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उनकी मूव को भी क्रिटिसाइज़ किया गया है। ह्यूमन राइट्स वॉच एक एनजीओ है, तो उन्होंने क्या किया है कि जो एसेट फ्रीज़ किया है यूएसए ने एंड जो ट्रैवल बैन्स लगाए हैं ऑन द ऑफिशियल्स ऑफ आईसीसी, वो उस लेवल के लगा दिए हैं जो कि ह्यूमन राइट वायलेटर्स के अगेंस्ट लगाए जाते हैं। तो उनका कहना है, ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि ये जो आपने मैकेनिज़्म बनाया है ये ह्यूमन राइट वायलेशन करने वालों के अगेंस्ट बनाया था, ना कि उन लोगों के अगेंस्ट जो जस्टिस डिमांड कर रहे हैं अगेंस्ट द विक्टिम्स। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी निंदा है इस चीज़ की, है ना। और उसके बाद जो यूनाइटेड नेशंस एंड यूरोपियन यूनियन के लीडर्स हैं उन्होंने भी इसको मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न या मूव ऑफ सीरियस कंसर्न बोला है। तो इनफैक्ट दे आर ऑल्सो वरिड अबाउट इट। तो ये कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स थी इस वीक की। अब दैट इज़ ऑल फॉर द डे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस वीडियो। जाते जाते मैं आपको हमारे एसए के कोर्स के बारे में बता दूँ तो 22 जून से 27 जून तक हम ऐसे जो स्ट्रक्चर्स हैं लेक्चर्स के वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो थीसिस प्रैक्टिस है, जो हमारा मैकेनिज़्म है ऐसे लिखने का थीसिस, तो उसको प्रैक्टिस किया जाएगा 28 जून से 4 जुलाई तक। देन वी विल बी टेस्टिंग वट यू हैव लर्नड। तो 5 जुलाई ऑनवर्ड्स आपके जो टेस्ट हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, 5th 12th एंड देन वी हैव 19th जुलाई को आपके टेस्ट एंड फाइनली 26 जुलाई को आपका टेस्ट नंबर 4 होगा। तो प्रेजेंटली ये टाइमलाइन है जिसको हम स्टिक करेंगे। ब्रॉडर जो आपको टाइमलाइन है वो ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर्स में बता चुके हैं। ग्रेटर डिटेल्स के लिए आप हमारे जो नंबर है मोबाइल नंबर या हमारे ईमेल है वहाँ पर आप ईमेल कर सकते हैं। मोरओवर ग्रेटर डिटेल के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर भी जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइडेड है। सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।